Hey guys, warm welcome to all of fun of रास्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है बायोगैस। तो बायोगैस क्या है बेटा? बायोगैस क्या है? एक जैव गैस है, ठीक है। अब इसको जैव गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम इसलिए जैव गैस कहते हैं क्योंकि ये गोबर, ठीक है, और सब्जियों के छिलके, सड़े गले जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, अपघटित पेड़ पौधे ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है, तो इनसे ये बनती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम जैव गैस कहते हैं। अगर इस गैस में देखें तो मेथेन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है, ठीक है। इस गैस में जो मेथेन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मेथेन क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। अब ये जो गैस है बेटा, ये मुख्यतः गोबर से बनाई जाती है, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो गोबर रहता है, ठीक है। इसलिए इस गैस को अपन गोबर गैस भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे आगे, इस गैस का निर्माण कैसे करते हैं। अगर बेटा निर्माण की बात की जाए इस गैस की, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निर्माण होता है। इसके लिए अपन देखते हैं, इसको निर्माण करने के लिए गोबर गैस संयंत्र बनाना पड़ता है। तो वो किस टाइप से होता है? तो गोबर गैस संयंत्र का चित्र आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो गोबर गैस संयंत्र की अगर बात करें तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सारा ईंटों से बनाया जाता है। यहाँ पे ये इतने बीच में ये मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पे ये खाली स्पेस है ये वाला, जिसमें गैस स्टोर होती है, ठीक। और यहाँ पे फिर मिट्टी है, ठीक। और यहाँ पे ये निकालने के लिए जगह है, निर्गम स्थल है, यहाँ से उर्वरक निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे? इसके लिए अपने को सबसे पहले करदम बनाना पड़ता है। करदम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें गोबर लेना पड़ता है। फसलों के कटने के पश्चात जो अवशिष्ट बचते हैं उनको, सब्जियों के अवशिष्ट हम यहाँ लेते हैं। मृत पादप या फिर वाहित मल सबको इकट्ठा करके आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। यानी पानी भी उसमें अपन डालते हैं तो वो घोल बन जाता है, उसको अपन कहते हैं करदम। समझ में आई बात? अब करते क्या है? इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित ये सारे होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपघटित होते हैं। इसमें मेनली रूप से क्या है? गोबर, इसलिए इसको गोबर गैस कहते हैं। हम कहते हैं गोबर गैस का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और अपघटित होती हैं। अपघटित होने के बाद गैस ऊपर इस टंकी में स्टोर हो जाती है और भाई इसके द्वारा अपन यूज में ले लेते हैं। क्लियर बेटा? यहां से आप इसका बायोगैस संयंत्र को किस तरह से बनाते हैं पूरा आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इस गैस में जो देखो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो होती है बेटा वो होती है CH4 यानी मैथेन गैस। एक इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होती है, ठीक है। और इसमें जो ये जो करदम, ये यानी जो हम इसको कह सकते हैं करदम या फिर सिलरी, ये जो है बचता है जब इसका अपघटन हो जाता है तो ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इनको अपन खेत में प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा खाद ये बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोगैस संयंत्र से लाभ। तो इसके लाभ क्या हैं? ठीक, देखो इसके लाभ अपने को, देखो एक चीज इसमें अपने को देखने को मिली बेटा, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ थे, एक तो उनको हमने अपघटित कर लिया, दूसरा इससे अपने को गैस और मिल गई जिससे अपन खाना पका रहे हैं, तो लाभ ही लाभ है। और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं हुआ क्योंकि इसका जो अवशिष्ट जो बचा अपघटन के बाद उसको हमने खाद के रूप में यूज कर लिया। और जो बायोगैस है, ठीक है, उससे धुआं भी उत्पन्न नहीं होता है। कुल मिला के प्रदूषण का भी झंझट नहीं है ना, ठीक है। बायोगैस भोजन पकाने में प्रदूषण का भी झंझट नहीं है, जलने के बाद कोई अवशिष्ट रहता नहीं है, तापन क्षमता भी बहुत अधिक है भैया, प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैव मात्रा ऊर्जा का ये क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। और जो सिलरी बचती है वो उत्तम खाद के रूप में काम आ जाती है। बायोगैस का सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा का, और इसमें 75% मैथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मैथेन यानी CH4। ये आपको बेटा याद रखना है। बायोगैस संयंत्र में जैव अपघट्य अवशिष्टों का निपटान किया जा सकता है। तो भाई यही तो किया था हमने, और क्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है? पवन में निहित ऊर्जा को ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
इसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पवन चक्की क्या है। तो पवन चक्की एक मशीन है जिससे पवन ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की का चित्र देखा है आपने, मूवी थी, याद करो कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन, है ना, इस टाइप से देखा होगा आपने, है ना। ठीक, अब पवन चक्की का उपयोग, देखो पवन जब घूमती है, हवा जब चलती है तो ये पंखुड़ियां घूमती हैं, इससे टरबाइन लगा देंगे। ठीक है, ये है। अब इससे अपन जनरेटर लगा दिया नीचे जाके, तो जनरेटर से अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे विद्युत मिलेगी। ठीक है, और विद्युत से अपन आटा चक्की, मशीन, ये बहुत सारी चीजें चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इनको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, आप अब इनके नोट्स भेजने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी बच्चे की तो मैं भेज दूंगा अलग से, ठीक, ग्रुप में। तो ग्रुप जो है बेटा, एक काम करना, अब तक के जो वीडियो जो हैं अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहीं पे एक और लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें अब तक के सारे वीडियो जो हैं उनके, यानी सारे चैप्टर जो हो चुके हैं उनके नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पवन चक्कियों से विद्युत उत्पन्न करना। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने बताया था ना, तो किसी बहुत सारे बड़ा क्षेत्र है, वहां पे आप क्या करो, पवन चक्की लगा दो बहुत सारी। ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक पवन ऊर्जा का फॉर्म उसको कह देंगे, और वहां पे अपन क्या करेंगे, ये जो टरबाइन, जब पवन चक्की घूमेगी, ठीक है, तो उससे क्या है, अपन जनरेटर अटैच कर देंगे तो वही बिजली बन जाएगी अपनी। तो बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, लेकिन एक कंडीशंस भी है भाई, इसको चलाने के लिए पता है, कम से कम जो वायु होनी चाहिए ना, उसका जो वेग है वो कितना होना चाहिए पता है, वेग जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा 15 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो वही नहीं चलेगी। ये कंडीशंस है इसके लिए। ठीक है, अब पवन चक्की पर्यावरण हितैषी बिल्कुल है भैया, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। पवन चक्की पर्यावरण हितैषी इसलिए है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। अब प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगी, पर्यावरण हितैषी होगी, और इसको और अपशिष्ट भी नहीं बचता। और इसको पवन ऊर्जा को तो भैया एक के बाद मतलब यूज करने के बाद फिर दोबारा यूज कर लो, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ही नहीं किया जा सकता। पवन ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है पवन चक्की के उपयोग की सीमा। अब अगर पवन चक्की के उपयोग की सीमा की बात करेंगे, देखो पहली चीज तो ये है, ये जो पवन चक्की वाले जो फार्म है, ऊर्जा फॉर्म केवल 19 स्थानों पे हम लगा सकते हैं जहां पे वायु तेज चलती है, और तेज में भी स्पीड इतनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर तो होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। अब पवन चक्कियों के दृढ़ आधार रहते हैं। अब देखो पंखुड़ियां वायुमंडल में खुले होने के कारण जो बहुत तेज अधड़ चक्रवात तूफान वगैरह आता है तो ये भी टूट जाते हैं, तो इनके रख रखाव में भी काफी खर्चा हो ही जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, देख लेते हैं यहाँ पे एक टॉपिक बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और इस देश में बेटा 25% जो विद्युत ऊर्जा है वो किससे, पवन ऊर्जा यानी पवन चक्कियों की मदद से उत्पन्न की जाती है। और अपने देश में भी, ठीक है, पवन चक्की ऊर्जा वाले जो फॉर्म है वो कहां पर है, कन्याकुमारी में है। कहां पे, कन्याकुमारी में। कितनी विद्युत उत्पन्न की जाती है, 380 मेगावाट विद्युत वहां पे उत्पन्न की जाती है। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये जब नहीं है यहाँ पे, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्लियर, इसमें आता है बेटा सौर ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा। समुद्र से ऊर्जा में आपका ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागर तापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। यही इस चैप्टर में बचे हुए हैं सारे टॉपिक। ठीक है, और चैप्टर अपना एंड हो जाए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की बात करें बेटा, सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को अपन सौर ऊर्जा कहते हैं। क्लियर, अब सौर ऊर्जा युक्तियां, क्योंकि ये सौर ऊर्जा तो है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, तो है बेटा सौर कुकर है, सौर भट्टी होती है, सौर जल ऊष्मक है, सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर सेल। तो अपन यहां पे पढ़ेंगे सौर सेल। ठीक,
तो सौर सेल देखते हैं बेटा। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। ठीक है, सौर सेल कहते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है और सौर सेलों को जोड़ने के लिए चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सौर सेल जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? सौर पैनल बनता है ये। ठीक है, देखा है आपने आपके गांव मोहल्लों में। ठीक है, बहुत सी जगह आपने रोडों के किनारे देखा होगा, लगे होंगे सौर पैनल, लगे होंगे वहां पे स्ट्रीट टाइल लगी होंगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, अब सौर पैनल के लाभ क्या हैं? देखो, एक तो इनका रखरखाव बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं जहां पे धूप है, और इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है आजकल तो। ठीक है, चक्कियां वगैरह ऐसी से चलाई जा रही हैं। और देखो, आपने फोटो देखे होंगे अपनी कॉपियों पे, है ना, उस पे जो सैटेलाइट के फोटो देखे होंगे उपग्रह के, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिए। और सौर सेल को जोड़ने में मैंने बता दिया बेटा, चांदी का तार का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा महंगा रहता है, इसलिए घरेलू उपयोग अभी भी सीमित है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि हर कोई घर में कर रहा है, तो इतना अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा सीमित है। और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि सौर पैनल का जो यूज है वो बहुत बड़े स्तर पर होने लगेगा। ठीक, सौर कुकर की बात करें बेटा, तो सौर कुकर के बारे में आपने 8वीं क्लास में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो सौर कुकर जो है हमारा इस तरह से बनता है। इसमें एक वॉक्स होता है ये, और वॉक्स पे बेटा यहाँ पे ये जो दर्पण है, यहाँ पे ज्यादातर अपन अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश के किरणों को सीधे यहाँ पे फोकसित कर देता है। ठीक, और ये यहाँ पे कांच ऐसे ही रख दिया जाता है जिससे आर पार प्रकाश चला जाता है, और ये जो रहता है ना, ये पूरा ब्लैक रहता है। ठीक है, ब्लैक यानी काला, बॉक्स पे काला पेंट कर। और ऊर्जा जो हमारी है, ठीक है, उसके उपयोग की सीमा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सौर सेलों का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। ठीक है, और सौर सेल से अपने को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आसानी से रूपांतरित अपन कर भी लेते हैं। और धूप में रखे जाने पर कोई भी जो सौर सेल है उससे 0.5 से 1 वोल्ट तक एनर्जी यानी विद्युत अपन मिल जाती है। ठीक है, और लगभग ऐसे मान के चलिए 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकता है एक सौर सेल। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन समुद्र से ऊर्जा की तरफ है, उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो समुद्र से ऊर्जा में सबसे पहला है बेटा ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कैसे है? देखो, पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पे घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो जिसके कारण खिंचाव होता है, और जो पानी है समुद्रों का वो ऊपर की तरफ जाता है। और जब पानी बेटा ऊपर की तरफ जाता है उसी को कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं उसको? ज्वार कहते हैं। और नीचे गिरने को भाटा। ठीक है, यानी पानी ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर चढ़ा पानी तो ये ज्वार है बेटा। ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है नीचे भी आएगा, ऐसा तो है नहीं वायुमंडल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ज्वार भाटा, इसी का यूज, सॉरी भाटा, एक मिनट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, मैंने कहा ना कि ऊपर चला जाए पानी, तो इसी में अपने को ध्यान रखना है कि जो ऊपर पानी जा रहा है उसको अपन ज्वार कहते हैं, और नीचे पानी आ रहा है भाटा कहते हैं। ठीक है, इसी चीज का प्रयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे इसको यूज में ले सके। लेकिन ऐसे क्षेत्र बहुत कम है जहां पर जल का जो ज्वार और भाटा, मतलब इनकी जल की जो ऊंचाई है वो काफी ऊंचाई तक जाता है फिर नीचे आए, तो ऐसे क्षेत्र कम है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। और ये संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके मतलब इसका ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ठीक, तो बांध के द्वारा स्थापित बांध के द्वार पर टरबाइन रहता है, और जिससे फिर टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अगर तरंग ऊर्जा की बात करें तो तरंगें भी इसी तरह से ऊर्जा का निर्माण करती हैं। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइनों को घुमाने में किया जाता है। मतलब तटों पर टरबाइन लगी होती है, तरंगे आती हैं, टरबाइन उनसे घूमता है। ठीक है, लगातार तरंगे आ रही हैं स्पीड से तो ठीक है, नहीं तो नहीं भाई, कैसे हो पाएगा ना। तो ये चीजें उतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ किया जा रहा है इन पे काम। ठीक है, आने वाले समय में इनसे भी हम बहुत अच्छी लेवल पर ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। महासागरीय तापीय ऊर्जा की बात करें तो बेटा महासागरीय तापीय ऊर्जा में एक चीज अपने को देखनी है कि भाई इसको जो बनाने वाला संयंत्र उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट या OTEC। ठीक है,
विद्युत संयंत्र है तो इसको भी प्लांट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या होगा, जैसे महासागरीय तापीय ऊर्जा किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, इसके लिए अपने को एक चीज ध्यान देनी है कि ये हो गया हमारा समुद्र का जो सतह है, ठीक है। अब समुद्र की सतह पे भाई किसकी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, शना ना, सूर्य भगवान की। तो ये किरणें समुद्र की सतह पर पड़ेंगी तो क्या होगा भाई, ऊपर का जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो जल है वो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है मान के चलो, ठीक है। और 2 किलोमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर स्थित जल तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित जल के ताप में कितने का अंतर हो, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, तभी ये चलते हैं। तो भाई ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब देखो यहाँ पे जो अमोनिया गैस, अमोनिया जो है द्रव को पंप के द्वारा ऊपर भेजा जाता है। जब अमोनिया ऊपर जाती है तो वो बाष्पित हो जाती है और उसी बाष्प अमोनिया को टरबाइन पर भेजा जाता है। टरबाइन घूमता है, फिर यहीं से फिर उस बाष्पित अमोनिया को ठंडे ऊपर से पंप द्वारा ठंडा जल ले जाता था, उसको फिर द्रवावस्था में बदल के फिर द्वारा प्रवाहित किया जाता। तो ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। देखो भूतापीय ऊर्जा में आपको देखना होगा, जैसे पृथ्वी की अगर नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है। अब नीचे अंदर पृथ्वी की जो परतें हैं उनमें चट्टानों में परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो गहराइयों पर क्या है ना, तब क्षेत्रों में पिघली जो चट्टान है वो ऊपर की तरफ धकेल दी जाती है। जैसे ये गर्म चट्टानें हो गई, ठीक है, ऊपर की तरफ आ गई। अब यहीं पे जो भूमिगत जल है, ठीक है, अब भूमिगत जल जो है इनके संपर्क में आता है तो वो गर्म हो जाता है और फिर वो वाष्प बनता है। अगर उनको कहीं भी छिद्र मिल जाता है तो वो वाष्प के रूप में ऊपर निकलने लगता है। अगर नहीं मिलता है तो पाइप डाल के फिर उस वाष्प को निकाला जाता है और उससे टरबाइन घुमाई जाती है, ठीक है। अब टरबाइन घुमाई जा रही है तो टरबाइन घुमाने से अपने को क्या मिलेगी, विद्युत। अब उसी वाष्प को फिर आगे ठंडा करके फिर दोबारा भेज दिया जाता है, किसमें, पृथ्वी में भेज दिया। तो इस तरह से यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी हो गया और बहुत आसानी से अपने को यहाँ पे ऊर्जा मिल जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये स्रोत सीमित है, ऐसे हर जगह नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन है न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई सारे विद्युत संयंत्र वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बेटा नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जब उनका अपघटन होता है, ठीक है, तो उनके द्रव्यमान में कमी होती है, ठीक है, तो वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो जो द्रव्यमान में कमी हो रही है वो किस में बदलता है, एनर्जी में बदल जाती है। वही जो द्रव्यमान में जो कमी हुई वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एनर्जी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है वो है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर है, यानी E बराबर एम सी स्क्वायर होता है और डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमानों का अंतर है। कुल मिला के द्रव्यमान ही तो हुआ। और C निर्वात में प्रकाश की चाल, सभी को आपको याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपको ये जरूर याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक है। अब नाभिकीय ऊर्जा के अगर बड़े मात्रक की बात करें तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल आएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं बेटा नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन और संलयन से। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या है, लेते हैं हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ले लिया, इस पे, ठीक है, और इस पर हम न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं जिससे ये टूट जाता है, कुल मिला के विखंडित हो जाता है, जिससे काफी सारी एनर्जी का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित जो संयंत्र बनाए गए हैं वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर में वार्क, उत्तर प्रदेश में नरोरा, उत्तर प्रदेश में जो है वो नरोरा नामक जगह पर है, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात और कैका कर्नाटक में स्थित है। अब ये इनसे जो बिजली जो बनाई जा रही है वो केवल 3% ही बनाई जा रही है, मतलब 3% बिजली का उत्पादन इनसे हो रहा है, यानी विद्युत का। बाकी जो भूतापीय हो गया, चाहे आपके सौर पैनल वाला हो गया, और आपका ले सकते हो पवन चक्की द्वारा भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो काफी और भी हैं, ठीक है।
कोयले के द्वारा भी निर्माण किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन देखो, नाभिकीय विखंडन का उल्टा है। नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था, एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट रहा था, यहाँ पे हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है, इसको होने के लिए बहुत ज्यादा ताप चाहिए, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस ताप इसको चाहिए रहता है। तो ये अभिक्रिया पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। ये किसमें पाई जाती है, सूर्य व तारों में, ठीक। नाभिकीय विद्युत संयंत्र से हानियां, जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, इनका जो अवशिष्टों का भंडारण और निपटान बड़ा मुश्किल से हो पाता है और उचित प्रकार हो भी नहीं पाता है, इसलिए पर्यावरण इनसे प्रदूषित होता है, क्लियर। इसमें नाभिकीय विकिरणों के रिसाव का भी खतरा रहता है। दूसरा, इससे कैंसर होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, कैंसर और भयानक रोग। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। बेटा क्वेश्चन की बात करूं तो अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, सारे क्वेश्चन लगभग हम कर ही चुके हैं। बस यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा बहुत बताऊंगा। अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो अपन उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे करके। जैसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, डेफिनेशन हमने कर रखी है, इसकी हेडिंग थी हमारी, बहुत अच्छे से हमने इसको किया है। उत्तम ईंधन क्या है ये भी कर रखा है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। भैया हम उत्तम ईंधन का प्रयोग करेंगे ना, और माइक्रोवेव का भी यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है भैया, जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण बहुत होता है, ठीक है, और ये अनवीकरणीय भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दें। भैया हमारे पास जो ऊर्जा के स्रोत है ना, जो पुराने हैं, वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं और वो कैसे हैं, अनवीकरणीय हैं। एक बार यूज कर लेना, दोबारा वो खत्म हो ही जा रहे हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान देना पड़ रहा है कि भविष्य में भैया ऊर्जा नहीं रहेगी, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किया। भैया पहले पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर नहीं किया जाता था, तो अब तो भैया पवन चक्की है, उससे विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम जल की बात करें तो प्राचीन काल में जल का क्या है, समुद्र जल का यूज क्या है, वाहनों को ले जाने परिवहन में ही तो कर रहे थे भाई, जाते थे नाव के द्वारा और वैसे। और आज हम जल से क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ाई है ना चीजें। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल, समतल। भैया अवतल है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं मैं, इसी वीडियो में बताया। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमा है। देखो ज्वारी ऊर्जा के लिए भी ज्वार भाटा जल के स्तर के चढ़ने गिरने से हमें ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ज्वारी ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। अब बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलती है, लेकिन ऐसी जगह बहुत कम है। सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बताया था। तरंग ऊर्जा का भी वही सीन है, ठीक है। अगर प्रबल तरंगें नहीं है तो फिर कैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक। सागरीय महासागरीय तापीय ऊर्जा, अब इसमें भी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 2 किलोमीटर तक 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है हर जगह। भूतापीय ऊर्जा अभी हमने बात की थी। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व, तो भैया नाभिकीय ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहले इसका यूज नहीं किया जाता था, अब है। नाभिकीय ईंधन की बहुत कम मात्रा से ही बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये खतरनाक भी बहुत है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में नाभिकीय ईंधन का एक बार निवेश करने के बाद काफी समय तक उससे ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि लगातार विखंडन उसका होता रहता है। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता, भैया कभी नहीं हो सकता, अभी तो नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई ऊर्जा हमें लग भी रहा है तो, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो चीजें बना रहे हैं हम, उनसे प्रदूषण हो रहा है बनाने में। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ मानेंगे। बिल्कुल है भैया, तभी किया जाता है, अधिक स्वच्छ नहीं होता, ज्यादा एनर्जी इससे नहीं मिलती, तो फिर रॉकेट कैसे उड़ता है, ठीक है। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, दोनों नवीकरणीय, बार बार इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, दोनों किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे और इनका निर्माण करोड़ों वर्षों बाद होता है, ठीक है। और ज्यादा मात्रा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। 200-400 वर्षों में भी इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, समाप्त में। बेटा ये चैप्टर आपका एंड हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।